गांव में एक गरीब किसान हरिया अपने बेटे मोहन और पत्नी शोभा के साथ रहता था। मोहन आलसी था, दिन भर सोया हुआ रहता। सुबह का समय हरिया खेत में पहुंचता है, जहां सूखी मिट्टी दरारों में भरी पड़ी है। सूरज की तपश तेज है। कुछ किसान पहले से ही वहां बैठे हैं, चिंता में डूबे हुए। हरिया भी उनके पास बैठ जाता है, सिर पर हाथ रखकर। अरे भाई, ये कैसी विपत्ति आ गई है। 4 महीने से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हर साल यही हाल होता जा रहा है भाई। बिना पानी के खेती क्या खाक होगी। कर्ज बढ़ता जा रहा है सो अलग, और खाने के अब तो लाले भी पड़ रहे हैं। और साहूकार को देखो, वो अपने घर में मजे से बैठा है, लेकिन हमारे सिर पर कर्ज की तलवार लटकी है। और भाई, अगर बारिश नहीं हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे हम मेहनत करें तो भी क्या फायदा। मेहनत का फल तो भगवान देना ही भूल गया है। भाई, अब तो सिर्फ आसमान की ओर देखने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। थोड़ी देर बाद हरिया भारी मन से घर की ओर लौटता है। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचता है, अंदर का दृश्य देखकर गुस्से से भर जाता है। मोहन बिस्तर पर पसरा हुआ सो रहा है। अरे निकम्मो, जब देखो तब पड़ा रहता है। जरा शर्म है तुझमें? पूरा गांव परेशान है और तू सपनों में खोया पड़ा है। मोहन करवट बदलकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन हरिया गुस्से में और पास आ जाता है। सूरज सिर पर चढ़ाया और तुझे बिस्तर से निकलने की फुर्सत नहीं है। अरे खेत की मिट्टी सूख रही है, किसान रो रहे हैं और तू राजा बना पड़ा है, हैं? शोभा बाहर आकर बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन हरिया का गुस्सा कम नहीं होता। अरे इससे तो अच्छा है कि मेरा बेटा होता ही नहीं। काम का न काज का और दुश्मन अनाज का। मोहन धीरे धीरे आंखें खोलता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह जागा नहीं है। वह आलसे से अंगड़ाई लेता है और धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन हरिया का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। तो कुछ काम करने के बजाय बस दिन भर सोता ही रहता है। अरे कब तक इस आलस में रहेगा? हाँ? घर का कोई भी काम तुझसे नहीं होता। सच कहूँ तो आजकल तो घर की हालत खराब हो गई है और तू कुछ नहीं करता। माँ पापा, आलस्य से कोई भी बड़ा काम नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं थोड़ा और सो लूं तो मेरे दिमाग में कुछ बड़ा आइडिया आएगा। अरे कभी कुछ तो सोच मोहन। तेरा सपना और आलस्य कभी तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। तू भी वही करेगा जो सब कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? पापा, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। वही करूँगा जो कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना, कुछ अलग करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ परेशानी में फंस जाना नहीं होना चाहिए। माँ पापा, सबकी सोच अलग है, लेकिन अगर मैं सही समय पर सही कदम उठाऊं तो मेरा रास्ता भी आसान होगा। अगले दिन गांव में डुगडुगी बजी। ऐलान हुआ कि सुनिए सुनिए सुनिए, राजा के दरबार में सबसे अनोखी और उपयोगी चीज लेकर जाने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम। जो भी तैयारी करे जल्दी करे, समय बहुत कम है, 3 दिन का समय है। गाय की खास नस्ल तो लाऊं, शायद यही सबसे अलग हो। मेरी फसल बहुत बढ़िया है इस बार, शायद ही राजा को पसंद आए। अरे क्या करूं, मेरे पास तो कुछ खास है ही नहीं, वही पुरानी चीजें हैं। आम चीजों से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नया सोचना होगा। सुनो सुनो, जो लोग समय पर दरबार में नहीं पहुंचे वो किसी काम के नहीं। अरे अब क्या करें, इतने कम समय में कुछ नया कैसे लाएं? अरे सैनिक तो ऐसे धमाका कर रहे हैं जैसे हम सबको डराने के लिए आए हो। अब समझ में आया,
कि जितना जल्दी हो सके कुछ ले जाकर दरबार में पेश कर देना चाहिए, वरना बाद में पछताने का समय नहीं मिलेगा। अरे इनके पास जो है वो सभी देखेगा, लेकिन मुझे तो कुछ और लाना है जो किसी ने न सोचा हो। अरे क्या करें, क्या ले जाएं, क्या करें, समय भी बहुत कम है, जल्दी कुछ करना होगा। ओहो। हाँ, मैंने सोचा कि क्यों न इस बार मैं राजा के दरबार में दिखाऊं कुछ ऐसा जिसे कोई और नहीं लाया हो। फिर वह सोचते सोचते घर चला जाता है और रात को सोने की कोशिश करता है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है। हर साल बारिश का पानी बर्बाद हो जाता है। किसान परेशान होते हैं। अगर इसे बचा लिया जाए तो बहुत से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर अगली सुबह वह उठता है और गांव में सारा सामान जमा करने लगता है। मैं ये काम कर सकता हूँ, कुछ नया सोच सकता हूँ। अरे देखो देखो ये क्या बना रहा है, लगता है पागल हो गया है। राजा ने कीमती सामान लाने को कहा था और ये तो कूड़ा बीनने लगा। अरे क्या करेगा ये, यही बर्तन और लकड़ी से कौन सा सामान बनेगा, मजाक बना दिया है। अरे अब ये क्या कर रहा है, जंगल से लकड़ियां काट कर कुछ अच्छा बनाएगा। तो सिर्फ आलस्य में ही डूबा रहेगा, क्या बर्तन जोड़कर कोई यंत्र बना सकता है? अपना दिमाग ठीक से लगा और घर के कामों में मदद कर, समझे? तू दिन रात यही काम करेगा तो हमारी हालत क्या होगी? ये जो कुछ भी बना रहा है ये सब बकवास लग रही है। तू पहले तो आलसी था ही, अब ये क्या मजाकिया बन गया है। पूरे गांव वाले तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। माँ पापा, मुझे यकीन है कुछ अलग सोचने से ही कुछ नया हो सकता है। मैं इस पर काम करूंगा। अरे आखिर ये क्या बना रहा है, कुछ काम का तो है नहीं, सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है अपना। ये क्या कर रहा है? हाँ, राजा के दरबार में ये ले जाएगा क्या? लड़का, तुम मजाक समझ रखे हो महाराज को क्या? हर किसी ने यही कहा है कि ये बेकार है, लेकिन मैं जानता हूँ ये काम आएगा। अरे ये क्या, वो यंत्र आखिरकार तैयार हो गया। अरे देखो तो, शायद इसमें कुछ खास हो। अब ये क्या कर रहा है, लगता है सचमुच कुछ खास बनाया है। अगले दिन राजा का भव्य दरबार, सजे धजे दरबारी और भारी भीड़। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, चारों ओर सैनिक खड़े हैं। अलग अलग लोग अपनी अनोखी चीजें लेकर दरबार में आ रहे हैं। पहला व्यक्ति प्रवेश करता है, हाथ में एक बड़ा सा सुनहरा पत्थर लिए हुए। महाराज, ये देखिए, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये सूरज की रोशनी में चमकता है और रात में हल्की रोशनी देता है। इसे मैंने पहाड़ों के बीच से खोजा है। वाकई ये बहुत दुर्लभ लगता है, इसे नजदीक से देखा जाए। दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, उसके हाथ एक बड़ा और शक्तिशाली घोड़ा है। महाराज, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये हवा से भी तेज दौड़ सकता है, कठिन से कठिन रास्तों पर भी बिना रुके भाग सकता है। ये तो सचमुच में अद्भुत घोड़ा है। ऐसे घोड़े से हमारी सेना और भी मजबूत हो सकती है। तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, उसके पास एक पिंजरा है जिसमें एक दुर्लभ सफेद मोर बंद है। महाराज, ये सफेद मोर बहुत दुर्लभ है, यह शुभ संकेत देता है और इसे देखने से खुशहाली आती है। पूरे राज्य में ऐसा कोई दूसरा मोर आपको नहीं मिलेगा। ये सच में दुर्लभ प्रजाति का है, ये राजमहल की शोभा बढ़ाएगा। चौथा व्यक्ति प्रवेश करता है, उसके पास एक चमकता हुआ नीला रत्न है। महाराज, ये रत्न समुद्र की गहराइयों से निकाला गया है, ये किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह सच में एक अनमोल खजाना है। अब मोहन प्रवेश करता है, हाथ में अपना पानी इकट्ठा करने वाला यंत्र लिए हुए। दरबार में मौजूद सभी लोग उसे देखते ही हंसने लगते हैं। अरे देखो, यह लड़का क्या लेकर आया है। राजा ने अनोखी और उपयोगी चीजें मांगी थी और ये कूड़ा कचरा जोड़ कर आ गया। अरे शायद ये गांव का सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे इसे लगता है ये टूटी फूटी चीजें राजा को पसंद आएगी, हैं? अरे ये क्या बना है? लगता है किसी भिखारी के घर से सामान उठा लाया है। दरबार में ठहाके गूंजने लगते हैं। राजा भी पहले कुछ पल मुस्कुराते हैं, फिर गंभीर हो जाते हैं। तो यही है तुम्हारी अनोखी चीज। ये सच में कुछ काम की चीज है या हमें भी हंसाने आए हो? महाराज, ये देखने में साधारण लग सकता है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। इसे मैं खुद अपने हाथों से बना कर लाया हूं। हो, बिल्कुल। अब ये हमें कोई जादू दिखाएगा या फिर और हंसाएगा। अगर तुमने इसे बनाकर लाने की मेहनत की है तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बताओ, ये किस काम आता है? महाराज, ये यंत्र बारिश के पानी को इकट्ठा करने और सुरक्षित रखने का काम करता है। हर साल हमारे खेत सूख जाते हैं, किसान बेबस हो जाते हैं, लेकिन अगर ये यंत्र हर घर में हो तो बारिश का पानी बचाया जा सकता है और सूखे के समय इसका उपयोग किया जा सकता है। दरबार में अचानक खामोशी छा जाती है। सबकी हंसी धीरे धीरे रुक जाती है और वे ध्यान से सुनने लगते हैं। अरे भाई, अगर ये सच में ऐसा करता है तो ये तो बहुत अनोखी चीज हुई। अरे हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। ये सच में उपयोगी हो सकता है। अगर ये सच में बारिश का पानी बचा सकता है तो ये केवल एक यंत्र नहीं बल्कि एक अनमोल खोज है। महाराज, मैं इसे आपके सामने काम करके दिखा सकता हूँ। ये सच में अनोखा यंत्र है। ये हमारे राज्य के किसानों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। राजा अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि यंत्र को महल के बगीचे में लगाया जाए। कुछ दिनों बाद, महाराज, ये यंत्र सच में काम कर रहा है। बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है और बगीचे के पौधे पहले से ज्यादा हरे भरे हो गए हैं। ये तो सचमुच में अद्भुत खोज है। मोहन, तुमने हमारी प्रजा के लिए एक बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। तुम्हारी इस खोज के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। दरबार में तालियों की गूंज होती है। जो लोग पहले मोहन का मजाक उड़ा रहे थे वे अब चुप खड़े हैं। राजा ने मोहन को भारी मात्रा में सोने चांदी से भरी थैली इनाम में दी। मोहन, ये इनाम तुम्हारी बुद्धिमता और मेहनत के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस यंत्र को पूरे राज्य में बनाने और किसानों तक पहुँचाने का काम संभालो। इससे हमारी पूरी प्रजा को लाभ मिलेगा। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपने यंत्र को हर किसान तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मोहन दरबार से निकलता है, इनाम लेकर अपने गांव की ओर लौटता है। रास्ते भर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे, ये तो वही मोहन है जिसे हम बेवकूफ समझ रहे थे। भाई, उसने तो कमाल कर दिया। अरे, हमने इसका मजाक उड़ाया था और इसने पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी। मोहन, तुमने सच में कमाल कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। मोहन के घर पहुंचते ही उसकी माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है। बेटा, मुझे तुम पर कितना गर्व हो रहा है। तुमने हमारी तकदीर बदल दी। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और चतुराई से कुछ भी संभव है। पहले मैं तुम्हें डांटता था, लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरा सिर ऊंचा हो गया है।
गांव में जश्न का माहौल हो जाता है। गांव वाले मोहन की जय जयकार करते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। मोहन की जय हो, मोहन की जय, 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 जिसने गांव की तकदीर बदली उसकी जय। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सभी किसानों की जीत है जो हर साल बारिश के भरोसे रहते थे। अब वे पानी बचा सकेंगे और कभी परेशान नहीं होंगे। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही सोच, मेहनत और धैर्य से उसका हल जरूर निकाला जा सकता है। अरे इतना धन और दौलत, रातों रात अमीर कैसे बन गया मैं? ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब कहां से आ गए? क्या 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 मैं सच में इतना अमीर हो गया हूं? चरणपुर गांव में हरिया और पप्पू बचपन के दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। हरिया और पप्पू सिर पर गमछा डाले, नंगे पैर, हाथों में फावड़ा उठाए खेतों की तरफ जा रहे थे। गांव में गरीबी पसरी थी। पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। दोनों जमींदार सेठ के खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन मेहनत के बावजूद कभी भी सही समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी। सेठ, अब बस भी करो। दिन रात मेहनत करवाते हो और पैसे देने की बारी आती है तो टाल मटोल करते हो, हाँ? अरे हरिया, इतना अधीर क्यों होता है रे? अब हम भाग थोड़े ही रहे हैं, जब पैसा आएगा दे देंगे। सेठ जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है, कुछ तो करिए। अरे पप्पू, तू तो हमेशा रोने आता है। ठीक है, आधा पैसे अभी ले जा, बाकी बाद में देख लेंगे, समझा? देखा, यही होता है गरीब के साथ, दिन रात जान खपा दो, फिर भी भीख में पैसा मिलता है, भीख में। चुप रह हरिया, हम कुछ नहीं कर सकते, जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। हरिया पैसे उठाता है और दोनों अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों के चेहरे थके और उदास दिख रहे थे। घर पहुंचते ही हरिया की पत्नी सुषमा अपने फटे पुराने आंचल से माथे का पसीना पोंछते हुए दौड़ कर आई। का हो, कुछ लाए कि फिर खाली हाथ आ गए? ले, बस यही मिला है। सेठ कहता है बाकी बाद में मिलेगा। बस इतना ही? इससे क्या होगा? अब तो कुछ करना ही होगा। हम कब तक ऐसे ही जिएंगे? जो सेठ के यहाँ काम करेगा वो बस पेट भरेगा, सपने नहीं। अरे तो क्या करें, हम तो मजदूर आदमी हैं। कुछ अलग करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या अलग? अलग मतलब कहीं चोरी डकैती की बात तो नहीं कर रही? अरे नहीं रे, मेहनत का रास्ता, पर ऐसा कुछ जो हमें बड़ा बना दे। वहीं दूसरी तरफ पप्पू अपनी पत्नी के हाथ में आकर पैसे देता है तो उसकी पत्नी कहती है, पैसे भले ही कम है जी, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा कम में ही गुजारा कर लेंगे। जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक भूखे नहीं मरेंगे। पर ये पैसा से घर कैसे चलेगा सुगंधा? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कुछ करना होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारी भी तकदीर जरूर बदलेगी। ऐसे ही दिन सबके नहीं रहते। तू हमेशा हिम्मत बढ़ा देती है, नहीं तो कई बार मन करता है सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो घर कौन संभालेगा? आप बस मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला देखेगा। अगली सुबह हरिया और पप्पू काम पर जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा गठरी उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भारी होने के कारण गिर जाती है। बेटा जरा मदद कर दो, गठरी बहुत भारी है, अकेले नहीं उठ रही। अम्मा, हम खुद भूखे मर रहे हैं
और किसी के मदद का टाइम नहीं है। अम्मा आप चिंता मत करो, हम उठा देते हैं। अकेली औरत को किसी न किसी को सहारा देना चाहिए। खुश रह बेटा, भगवान तुझे सुख देगा। हमेशा ऐसे ही अच्छा करना। हरिया तब तक आगे बढ़ जाता है और रास्ते में एक साधु से टकरा जाता है। साधु उसे ध्यान से देखता है और मुस्कुराता है। बेटा, तो बहुत परेशान लग रहा है। ऐसा क्यों? क्या अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? खुश? साधु बाबा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं। पूरा जीवन गरीबी में कट रहा है। अब तो तंग आ गए हैं इस जिंदगी से। अगर सच में अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो एक काम कर। जंगल के उस पार एक खजाना छिपा है जिसे अब तक कोई नहीं पा सका। अगर तेरा हौसला बड़ा है तो जा और अपनी किस्मत आजमा। सच साधु बाबा? अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा। कब जाना होगा? जब तेरा मन पूरी तरह तैयार हो जाए। लेकिन याद रखना, खजाना मिलना इतना आसान नहीं होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। तभी पीछे से पप्पू आता है। का बे, किससे बतिया रहा था? कौन था वो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई बाबा थे। बाबा थे या कोई जादूगर? बहुत ध्यान से बातें कर रहा था तू। अरे चल छोड़, काम पे चल, नहीं तो सेठ फिर से करी आएगा। दोनों मजदूरी करने के लिए जमींदार सेठ के पास पहुंच जाते हैं। रात को घर लौटते वक्त हरिया खजाने की बात छेड़ता है। पप्पू, तेरे को एक बात बताऊं? अबे रात होने को आई है, तो फिर से क्या सोचने लगा? सुन, आज जो बाबा मिले थे ना, उन्होंने बताया कि जंगल के पार एक खजाना छिपा है। अगर हम उसे ढूंढ ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अबे तू फिर से सपने देखने लगा? पप्पू, जिंदगी भर हम ऐसे ही रोटी के लिए तरसते रहेंगे। अगर एक मौका है तो हमें आजमाना चाहिए। अरिया, ये सब कहानियों में होता है। असली खजाना मेहनत में है, जंगल में नहीं। ठीक है, देख लेना, मैं जाऊंगा, और जब खजाना निकलेगा ना, तब देखना गांव में सबसे बड़ा घर बनेगा हमारा। देख हरिया, हम दोस्त हैं, इसलिए हम कह रहे हैं मत जा। जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। जो भी हो, मैं तो जाऊंगा। फिर अगली सुबह हरिया जंगल की ओर बढ़ गया। जो भी हो, मैं तो जाऊंगा। अगर सच में खजाना मिला तो जिंदगी बदल जाएगी। हरिया जंगल के अंदर जाता है। घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट उसे थोड़ा डराती है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर नजर आता है। अरे, ये मंदिर यहाँ कैसे? लगता है बहुत पुराना है। मंदिर के अंदर घुसते ही उसकी नजर एक विशाल घंटी पर पड़ती है। घंटी इतनी चमकदार और सुंदर थी कि हरिया बस उसे देखता ही रह गया। पास में एक पुराना पंखा भी रखा था जो अजीब सा चमक रहा था। कहीं यही वो जगह तो नहीं जिसका बाबा ने जिक्र किया था? ये घड़ी देखने में तो बड़ी खास लग रही है। चलो, इसे बजा कर देखते हैं। बिना कुछ सोचे समझे हरिया घंटी बजा देता है। जैसे ही घंटी की आवाज गूंजती है, अचानक पूरी जगह हिलने लग जाती है। हरिया के पैरों के नीचे से जमीन कांपने लग जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैंने तो बस घंटी बजाई थी। अचानक सामने घना कोहरा छा जाता है और उसमें से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तुमने जो घंटी बजाई है, उसने तुम्हारी किस्मत बदल दी है। लेकिन याद रखना,
जो कुछ भी मिलेगा उसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? क्या मतलब कीमत चुकानी होगी? लालच और भाग्य का खेल बड़ा अजीब होता है पुत्र। यहां चमत्कारी फल तेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन याद रख, हर इच्छा की अपनी एक कीमत होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इससे मेरी गरीबी खत्म होती है तो मैं ये फल जरूर खाऊंगा। हरिया जल्दी से फल खा लेता है। अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी फैल जाती है। जब वो वापस गांव लौटता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। अब वो बहुत अमीर हो चुका था। उसके पास बड़ा मकान, ढेर सारे नौकर चाकर और खूब धन संपत्ति थी। गांव में हर कोई अब हरिया की अमीरी की चर्चा कर रहा था। अरे भाई, बताओ तो हरिया के साथ क्या हुआ? हाँ, एक दिन में इतना मालदार कैसे हो गया? वो कभी खेतों में मजदूरी का काम करता था और आज इतना बड़ा मालिक बन बैठा है। अरे भाई, हम तो कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। हरिया के पास तो अब हर चीज है। गांव वालों के दिल में सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं जानता था। सुगंधा, ये हरिया तो अब बिल्कुल बदल गया है। क्या कर दिया उसने कि इतनी दौलत मिल गई? क्या सच में उसे वो खजाना मिला था? कुछ तो जरूर होगा जी, लेकिन अगर उसने कुछ किया है तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए। देखो, अब उसका तरीका ही बदल गया है, पहले जैसा काम नहीं कर रहा। हरिया जिस चीज को चाहता वो उसे मिल जाती, लेकिन इस चमत्कारी फल ने उसे बदल दिया था। एक दिन रास्ते में पप्पू को हरिया दिखा तो उसके पास गया। अरे हरिया, तू तो देखते देखते राजा बन गया। तूने किया क्या रे? बस किस्मत बदल गई अपनी। अब मैं पहले वाला हरिया नहीं, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। ऐसे ही धीरे धीरे हरिया का व्यवहार बदलने लगा। जहां पहले वो अपने दोस्त पप्पू के साथ मिलकर हंसी मजाक किया करता था, अब वो उसे नजरअंदाज करने लगा। एक दिन पप्पू अपने पुराने दोस्त हरिया से मिलने उसके बड़े मकान में जाता है। अरे हरिया, तू कितना बदल गया रे? लेकिन अभी भी हम दोस्त हैं ना? अरे पप्पू, अब मैं कौन से तेरे गांव का गरीब रह गया हूं। अब मेरी दुनिया अलग है मेरे दोस्त, बिल्कुल अलग। अरे, तेरा दिल तो पहले जैसा ही होना चाहिए था। पैसा आया तो घमंड भी आ गया क्या? अबे पप्पू, गरीबों से दोस्ती करने में क्या रखा है? हाँ, अब मेरी औकात तुझसे बहुत ऊपर हो गई है, क्या समझे? पप्पू को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण अकाल आ गया। फसलें सूख गई, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा। गांव के लोग हरिया के पास मदद मांगने पहुंचे। हरिया बाबू, आपके पास तो बहुत अनाज और दौलत है, हमारी मदद कर दीजिए। मदद? ऐसे कैसे दूं मदद? मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता, पहले पैसा लाओ। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, कहां से लाएंगे इतना पैसा? भगवान के लिए कुछ दया करो। मेरी दया से पेट नहीं भरेगा। अगर अनाज चाहिए तो 2 गुने दाम पर खरीदो। ये सुनकर गांव के लोग रोने लगे, लेकिन हरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। पप्पू को जब ये बात पता चली कि हरिया गांव वालों से पैसे लेकर मदद कर रहा है, तो वो गुस्से में उसके पास पहुंच गया। हरिया, तू इतना गिर गया? तुझे शर्म नहीं आती कि जिन लोगों के साथ तूने अपना बचपन बिताया उन्हीं से अब पैसे ऐंठ रहा है? पप्पू, ये दुनिया अब ऐसे ही चलती है। पैसा फेंक, तमाशा देख। आज तू अपने ही गांव वालों को धोखा दे रहा है। कल तेरा ये पैसा भी तुझे छोड़ देगा। अरे पप्पू, मदद, यह सब मैंने अपनी मेहनत से पाया है।
सबको मुफ्त में देने लगो तो मेरी अमीरी भी चली जाएगी। तूने मेहनत कब की रे? हाँ, तूने मेहनत कब की? किसी दिन हल भी पकड़ा है खेत में? भगवान ने तुझे मौका दिया था, पर तू उसका घमंड कर रहा है। देखो जी, हमें कोई ज्ञान मत दो। अगर किस्मत साथ देती है तो कोई गरीब से राजा बन सकता है। हम किसी का पेट पालने नहीं बैठे हैं। पप्पू दुखी होकर चला जाता है। गांव वाले भूखे प्यासे परेशान थे और हरिया की निर्दयता बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ समय बाद अचानक सुषमा बीमार पड़ गई। ए सुषमा, सुषमा, तुम्हें क्या हो गया? बोल ना सुषमा, बोल। देख देख, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। गांव का डॉक्टर आता है और सुषमा को देखता है। देखो हरी, ये बीमारी मेरी समझ में नहीं आ रही है। ना बुखार है, ना कोई चोट, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने कई दवाइयां दी, पर असर नहीं हो रहा है। हरिया घबरा जाता है। वो हर मुमकिन इलाज करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे सुषमा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने लोगों का हक मारा है। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही समय बाद सुषमा दम तोड़ देती है। नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने सब कुछ पा लिया था, फिर भी सब कुछ हार गया सुषमा। फिर भी सब कुछ हार गया। आंखें खोल सुषमा, आंखें खोल। हरिया की पत्नी की मौत के बाद गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। हरिया फूट फूट कर रो रहा था, पर अब उसका रोना किसी को पिघला नहीं रहा था। अरे अब रो रहा है? जब पूरा गांव भूख से तड़प रहा था, तब तेरा घमंड सातवें आसमान पर था। तूने किसी की मदद नहीं की, बल्कि गरीबों से पैसा ऐंठने लगा। भगवान का इंसाफ देख, देख भगवान का इंसाफ। आज तुझसे तेरा सबसे कीमती रिश्ता छीन लिया। जब हाथ में पैसा आया तो तूने अपना असली गांव वाला भाईचारा भूल गया। हमें धक्के मारकर निकाल दिया था तूने। अब देख, तू खुद अकेला बैठा रो रहा है। अब बता, तेरा वो जादुई फल तुझे सुषमा को वापस दिला सकता है क्या? बेटा, हमने तुझे अपने बच्चों की तरह बड़ा होते देखा था। तेरा दुख देखकर मन तो रोता है, लेकिन तूने ही अपने हाथों से अपना घर जलाया है। जब तूने भूखे बच्चों से भी मदद के बदले पैसे मांगे थे, तब तुझे जरा भी दया नहीं आई। आज तुझे भी इंसाफ मिल गया। हरिया बस फर्श पर बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने जो किया उसकी कीमत कितनी भारी थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तभी उसे अचानक वो रहस्यमयी बात याद आ गई। उसने कहा था, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या ये मेरी कीमत थी? क्या मेरी लालच ने ही ये सब किया? हरिया पूरी तरह टूट चुका था। हरिया, तुझे पता है ना, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं। तेरी पत्नी के जाने की खबर सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने लालच में अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। अभी भी देर नहीं हुई है भाई, हमें कुछ करना होगा। ये सब तुझे याद है? ये सब जहां से शुरू हुआ, शायद वही कोई उपाय बता सकते हैं। शायद हमें मंदिर में फिर से जाना चाहिए। शायद वहां हमें कुछ रास्ता मिल जाए। अरे तो फिर देर किस बात की? जल्दी चलो हरिया, हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है पप्पू, तू सही कह रहा है। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। दोनों बिना समय गवाए जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। आखिरकार वे मंदिर के पास पहुंचे। पप्पू, शायद यही वो जगह है
जहां से ये सब शुरू हुआ था। हरिया ने कांपते हाथों से मंदिर की घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजी, मंदिर के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। हरिया, तू फिर से लौट आया। क्या चाहता है? मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। मैं इस जादू के बिना जीना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी वापस चाहिए। हरिया, तेरा पश्चाताप सच्चा है, लेकिन याद रख, इस बार तुझे मेहनत से जीना होगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हरिया और पप्पू ने गांव की ओर भागकर जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुषमा सामने खड़ी थी, बिल्कुल पहले जैसी, सिंपल कपड़ों में, हल्की मुस्कान लिए। सुषमा, तू वापस आ गई। ये सच है ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मैं तो हमेशा यही थी। लगता है काम की टेंशन में तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। हरिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो दौड़कर सुषमा को गले लगा लेता है, जैसे उसे दोबारा जीवन मिल गया हो। पप्पू दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब समझ में आया कि असली खुशी किसमें होती है? हाँ मेरे यार पप्पू, अब मुझे समझ में आ गया कि असली खुशी मेहनत और अपनों के साथ रहने में है। अब मैं कोई जादू नहीं, कोई लालच नहीं, बस मेहनत से जीऊंगा, सुकून से जीऊंगा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि हरिया फिर से पहले जैसा हो गया है। लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। अब कोई नफरत नहीं, कोई दूरी नहीं। अगले दिन हरिया फिर से अपने पुराने काम पर लौट आया। वो सेठ के खेत में पसीना बहा रहा था, मिट्टी से सने हाथ, लेकिन चेहरे पर संतोष की चमक थी। पप्पू भी वही काम कर रहा था। अरे अब समझ में आया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बड़े जल्दी भूल गया था अपना असली रास्ता। हाँ सेठ जी, अब सबक मिल गया। अब कभी कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा। सेठ भले ही डांट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो जानता था कि हरिया अब सच में बदल चुका है। दोपहर में काम के बीच हरिया और पप्पू थोड़ी देर सुस्ताने बैठे। दोनों खेत की मेड़ पर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगे। अब बता बड़े आदमी, तेरी अमीरी कैसी लगी? अरे पूछ मत पप्पू, पैसा था पर चैन नहीं था। असली मजा तो इस खेत की मिट्टी में ही है। चल, अब ज्यादा ज्ञान मत दे, रोटी खा और काम कर, वरना सेठ फिर आकर कान पकड़ लेगा। दोनों जोर से हंस पड़े। उनके ठहाके खेतों में गूंजने लगे। ये वही दोस्ती थी, वही मेहनत और वही सुकून जिसे हरिया कभी खो बैठा था। अब उसे पता था कि असली खुशी किस में होती है। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।